अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका सेकंड पार्ट है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। ये हम इस टॉपिक में रीड करने वाले हैं कि हैबिटेट क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होती है। ये सारा डिटेल में हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जो भी आपको प्लांट्स और एनिमल्स मिले हैं वो आपने कौन कौन से मिले हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। देन डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम। क्या आपको अलग बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली है कि डेजर्ट एरिया में अलग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, माउंटेन एरिया में अलग हैं, आपका बीच एरिया जो बीच एरिया है वहाँ पर आपको अलग मिलेगा, प्लेन एरिया में अलग मिलेगा। तो ये सारा बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आप कलेक्ट कर लेते हैं अगर आप अच्छे से करेंगे तो। ठीक है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम इन द सी इन टेबल 6.1। अब जो डेजर्ट एरिया का जो कॉलम है और सी एरिया का जो कॉलम है उसमें आप क्या फील करते हैं जो कि टेबल 6.1 में है। देन डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दीज टू कॉलम्स। क्या है ये जो डेजर्ट एरिया है और जो सी एरिया है इसमें बहुत डिफरेंट काइंड के आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेगा और यही आपने टेबल में फिल करना है। देन व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स। डेजर्ट एरिया में और जो सी एरिया में आपको जो जिस भी तरह की सराउंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, वो आपको किस तरह की देखने को मिलेगी ये अभी आप आगे पता लगाएंगे हम। देन इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन। क्या है जो सी एरिया है समुद्री जो समुद्र होता है आपका उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके चारों तरफ सलाइन वाटर प्रेजेंट होता है। सलाइन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर। ठीक है। जिस वाटर में आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है उसको हम सॉल्टी वाटर बोलते हैं और सलाइन वाटर भी बोलते हैं, तो खारा पानी जिसको हम बोलते हैं। तो ये इस तरह का जो पानी है वो आपको सी जो समुद्र मिलते हैं उनमें मिलेगा और इस जो समुद्र है उनमें जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो इसी सलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। अब जो वाटर में जो एयर डिजोल्व है उसी को ये प्लांट्स और एनिमल्स यूज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। देन देयर इज वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। अब दोनों जगह पे आपका कंपैरिजन आ गया ना कि आपका जो सी एरिया है सी एरिया में आपको क्या किस तरह की सराउंडिंग में देखने को मिलेगी और अब नेक्स्ट है क्या नेक्स्ट क्या आपको देखने को मिलेगी कि जो डेजर्ट एरिया है डेजर्ट एरिया में बहुत कम पानी देखने को मिलेगा, आपका वेरी लिटल वाटर मिलेगा। लेकिन जो सी एरिया है उसमें आपको हर तरफ आपको पानी ही पानी देखने को मिलता है। ये फर्स्ट कंपैरिजन हो गया। देन इट इज़ वेरी हॉट इन डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में जो रेगिस्तान का जो एरिया होता है जैसे अपना राजस्थान है वहाँ पर डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है। और नाइट में आपको बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है। दिन आपका गर्म होते हैं और रात आपकी ठंडी होती है। द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लाइव ऑन द डेजर्ट सॉइल। और जो डेजर्ट एरिया में जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो उसी डेजर्ट सॉइल पर सर्वाइव करते हैं एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। और उस सराउंडिंग में जो भी एयर प्रेजेंट है उस एयर को वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है। अब आगे ना दोनों में कंपैरिजन आपका क्या है कि सी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स उसी पानी में सर्वाइव करते हैं। वाटर में जो एयर डिजोल्व होती है उसी एयर को वो यूज़ करते हैं। और जो डेजर्ट एरिया है डेजर्ट एरिया में आपको बहुत कम पानी देखने को मिलेगा। डेजर्ट एरिया आपका दिन के टाइम में बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा होता है। ठीक है। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डेजर्ट एरिया की जो डेजर्ट सॉइल है उसी पे सर्वाइव करते हैं और उस सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है उसी को वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है। देन सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। अब आ गया ना ये कि जो सी और डेजर्ट है ये बहुत ही अलग तरह की सराउंडिंग है एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स। और इन दोनों रीजन्स में आपको बहुत ही अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेगा। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जगह पे बिल्कुल अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। क्या है? लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब कंपैरिजन किस में आ गया कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट एरिया में और सी एरिया में। जैसे डेजर्ट एरिया में आपको कैमल देखने को मिलेगा और सी एरिया में आपको फिश देखने को मिलेगी। तो इन दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट सराउंडिंग। जो कैमल की बॉडी होती है ना वो उसको डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है। क्यों करती है, कैसे करती है, ये सारा भी देखेंगे। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल की बहुत लंबी लेग्स होती हैं
और जो कोई उसको किस में हेल्प करती हैं, विच हेल्प देम टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। क्या है, जो कैमल की बॉडी लेग्स होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, जो कि उसकी बॉडी को सैंड से, जो सैंड में जो हीट होती है ना, क्योंकि दिन में जो आपकी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, और उससे कैमल की बॉडी को दूर रखने में उसकी जो लेग्स है, लंबी लेग्स है, उसकी हेल्प करती हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और ये बहुत कम अमाउंट में यूरिन को पास करते हैं अपनी बॉडी से, एक्सक्रीट करते हैं। एंड देयर डंग इज ड्राई, और जो उनकी डंग होती है, जो उनकी पोटी होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सूखी होती है, उसमें वाटर की जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और इनको पसीना भी नहीं आता है, इतनी गर्मी डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं और इनको पसीना नहीं आता, इनका स्पेशल फीचर है, ठीक है, कैमल का। तो इनकी फीचर क्या हो गया, एक तो इनकी लॉन्ग लेग्स होगी जो कि इनको सैंड की हीट से उनकी बॉडी को दूर रखती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में ये यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, डंग इनका ड्राई होता है और ये स्वेट नहीं करते हैं। फिर इनका एक और फीचर क्या है कि जो कैमल है, कैमल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, ये अपनी बॉडी से बहुत कम अमाउंट में वाटर को लूज करते हैं, ठीक है। एंड दे कैन लाई फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, और ये पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं, ठीक, कम से कम 15 दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो ये कैमल की स्पेशल फीचर्स हो गए कि क्यों कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। अगर कोई ऐसा पूछे तो आपने ये सारा आंसर देना है, क्योंकि उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं जो कि उसको सैंड की हीट से दूर रखने में उसकी हेल्प करती हैं। और सेकंड फीचर क्या हो गया कि दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बहुत कम अमाउंट में वो यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, उनका जो डंग है वो ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना भी नहीं आता है। एंड कैमल लूज वेरी लिटल वाटर, कैमल अपनी बॉडी से बहुत कम अमाउंट में वाटर को निकलने देता है। एंड वाटर के बिना भी जो कैमल है वो बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है। अब किसके बारे में रीड करते हैं, फिश के बारे में, जो कि कहाँ पे मिलेगी, आपकी सी एरिया में मिलेगी, ठीक है। देन लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। आप अलग अलग तरह की जो फिश हैं वो उसके बारे में देखते हैं, जो कि आपका फिगर 6.3 में है, ठीक है। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। क्या है, अलग अलग तरह की फ़िश आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उनके बारे में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, उनकी शेप, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। ऑल ऑफ वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप। क्या है, इन्होंने फिगर में दिखाया है, फिगर 6.3 में, कि जैसे ये देखो, इन्होंने दोनों चीज़ दिखाई है, कैमल भी दिखाया है, फिश भी दिखाई है, ठीक है। अब जैसे कैमल है, कैमल की लॉन्ग लेग्स होती हैं, ठीक है, जो किसी नीचे जो सैंड है बहुत ज़्यादा गर्म होगी, जो कि उसकी बॉडी को उससे दूर रखती है। इनकी जो नेक होती है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है। देन और अदर फीचर्स भी होते हैं। फिर जैसे आपका फिश पे आ गया, जो अलग अलग इस इमेज में अलग अलग तरह के फिश हैं, तो उनका एक कॉमन फीचर है, वो क्या है कि इनकी जो शेप होती है, शेप इनकी क्या है, आपकी स्ट्रीम लाइन शेप है। जितनी भी फिश यहाँ पर आपको दिखाई देंगी उनकी क्या है, स्ट्रीम लाइन शेप है। आप स्ट्रीम लाइन शेप का के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में भी अच्छे से रीड किया था कि जो स्ट्रीम लाइन शेप है वो किस में हेल्प करती है, इनको वाटर में स्विम करने में, ठीक है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर मूव करने में स्ट्रीम लाइन शेप इनकी बहुत हेल्प करती है। देन फिश हैव स्लिपरी स्केल्स, जो फिश होती है उसके बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती हैं, स्केल्स स्लिपरी होते हैं, जो कि उसको वाटर में सर्वाइव करने में, वाटर में स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है। द स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश, जो स्केल्स होते हैं वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ के साथ क्या करते हैं, आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, वाटर के अंदर वो ईजिली मूव कर सके, स्विम कर सके, उसमें भी जो स्केल्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। और साथ के साथ हमने चैप्टर 5 में भी डिस्कस किया है कि जो फिश है, दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स, ठीक है। हमने चैप्टर 5 में भी अच्छे से रीड किया था कि जो फिश होती है, फिश के फिन्स होते हैं और टेल होती है, जो कि उसको किस में हेल्प करती हैं, टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जो फिन्स होती हैं और टेल होती है, ये फिश को एक तो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है, और साथ के साथ वाटर के अंदर उसका बैलेंस को मेंटेन रखने में भी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, उसको दैट हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको यूज़ करने में जो गिल्स हैं उसकी हेल्प करते हैं। अब मैं इसको एक इमेज के थ्रू आपको दिखाती हूँ।
अब देखो ये इस फिगर में देखो कि ये डिफरेंट आपको जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा फिश की बॉडी पे, ये इसके स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन जो आपको देखने को मिल रहा है ये सारा का सारा यहाँ से लेकर इसका पूरा का पूरा ये इसके स्केल्स हैं, ठीक है, जो कि फिश की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ के साथ वाटर में स्विम करने में इसको हेल्प करते हैं। और ये देखो ये है इसके गिल्स, फिश के गिल्स, ठीक है। ये जो रेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये इसके गिल्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि जो वाटर है फिश वाटर को अपने अंदर लेकर जाती है और वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उस डिजोल्व ऑक्सीजन को ये गिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब फिश ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ये गिल्स, तो जो वाटर है वो इन गिल्स के थ्रू, जो ये ओपनिंग है इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। अब ये ओपनिंग और अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इस पिक्चर में आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि फिश के दोनों साइड में ना ये गिल्स, ये ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के अंदर ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो रेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये रेड स्ट्रक्चर गिल्स हैं, जो कि जब फिश वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाती है तो ये जो गिल्स होते हैं उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उस ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेते हैं, जो वाटर है उस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। Then we see that the features of fish help it to live inside the water and the features of camel help it to survive in desert. अब क्या है, आपने फिश के भी जो फीचर्स आपने देखे हैं और कैमल के भी फीचर्स आपने देखे हैं कि कैमल की जो लेग्स होती है वो लेंथी होती हैं और ये विदाउट वाटर कई दिनों तक रह सकता है। और साथ के साथ इसका जो डंग है वो ड्राई होता है, स्वेट नहीं करते हैं और विदाउट वाटर काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। और जो फिश है उसके भी फीचर्स आपने देखे हैं कि जो फिश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो फिश की फीचर्स हैं वो उसको वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और जो कैमल के फीचर्स हैं वो उसको डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं ये पर्टिकुलर उन्हीं एनिमल्स में मिलता है जैसी उनकी सराउंडिंग होती है, ठीक है। जिस जगह पे वो रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उन एनिमल्स में ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव ऑन द अर्थ। अर्थ पे बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं, फिश और कैमल, ठीक है। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लाइव इन सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। क्या है, ये जो आपने अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी आप अलग अलग जगह पे देखते हैं, तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कुछ जो जिस एरिया में जिस तरह का जो एनिमल आपको मिलेगा या प्लांट आपको देखने को मिलेगा उनमें सर्टेन फीचर्स होते हैं, उन एनिमल्स में प्लांट्स में सर्टेन फीचर्स होते हैं जो कि उसको किस में हेल्प करते हैं टू लाइव इन द सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं उस सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए उन एनिमल्स में कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं, ठीक है। देन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू लाइव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब यहाँ पर एक टर्म आई है आपकी एडेप्टेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने अभी तक जितना भी चैप्टर रीड किया है उसके अकॉर्डिंग है कि क्या है ये एडेप्टेशन है क्या, अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, जिसमें जो एनिमल जिस एरिया में आपको मिलेगा उस एरिया के एनिमल में या प्लांट में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है, या आप उनको सर्टेन हैबिट्स बोल सकते हैं। कुछ आदतें होती हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स में जो कि उस ऑर्गेनिज्म को उस एरिया में नेचुरल प्लेस में सर्वाइव करने में उसको हेल्प करता है, जिसको कि हम अडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप प्लेन एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया के आपके अंदर अडेप्टेशन है। अब ये तो नहीं कि आप एकदम से जाके माउंटेन एरिया में, हाई माउंटेन एरिया में आप सर्वाइव करोगे, तो वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर जो फीचर्स हैं या फिर कुछ जो हैबिट्स हैं वो प्लेन एरिया की सराउंडिंग में सर्वाइव करने की है, ठीक है। देन अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। क्या है, जो अडेप्टेशंस हैं वो क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है उस उन डिफरेंट जो प्लेसेस के ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की अडेप्टेशंस डिफरेंट होती हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन प्लेस ऑफ ड्वेलिंग मीन्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग क्या है, जिस जगह पे वो रहते हैं, ठीक है। जैसे आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आपके अंदर अडेप्टेशन प्लेन एरिया की है, माउंटेन एरिया में रहते हैं तो माउंटेन एरिया की आपके अंदर अडेप्टेशन है, डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो आपके अंदर जो अडेप्टेशन वो डेजर्ट एरिया की है, ठीक है।
देन दैट इज़ वाई फिश कैन नॉट लाइव आउट ऑफ वाटर। इसी वजह से क्या है, या जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन की वजह से ही जो फिश है वो डेजर्ट एरिया में नहीं रह सकती, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट है, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है और साथ के साथ क्या है कि जो फिन्स है उसके अंदर। और जो कैमल है, कैमल आपका सी में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फीचर्स नहीं है, वो हैबिट्स नहीं हैं जो कि उसको वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करेगी, क्योंकि कैमल की जो लेग्स हैं लंबी हैं, ठीक है, वो जो टंग है वो बहुत ड्राई होता है, ठीक है, यूरिन बहुत कम करता है, वाटर बहुत कम पीता है, वाटर कई दिनों तक नहीं भी पिएगा तो वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये कुछ जो फीचर्स हैं वो कैमल के हैं जो कि उसको डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं ये जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं कैमल में मिलते हैं वही उसका अडेप्टेशन है, ठीक है। देन द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट। क्या है, जो जिस जगह पे जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है उसको उसका ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कहेंगे, ठीक है, या उसको हम कहेंगे उसका घर कहेंगे, ठीक है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। हैबिटेट मीन्स क्या है, जहाँ पर वो रहता है, उसका घर, होम इसको हम बोलेंगे। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है, जो हैबिटेट है, जो उसका घर है, जो जहाँ पर वो रहता है, वो जगह उस ऑर्गेनिज्म को क्या क्या प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, एयर, शेल्टर, और जो भी उसकी अदर नीड्स हैं वो उसका हैबिटेट ही उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइव इन द सेम हैबिटेट। क्या है, एक ही तरह के हैबिटेट में आपको अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अपने आसपास के एरिया में भी देखेंगे, जहाँ पर आप रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, और साथ के साथ आप भी रह रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक ही हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या है, जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, मीन्स ज़मीन पे रहते हैं, उसको हम उस हैबिटेट को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कि वो प्लांट्स और एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। कुछ जो एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के वो क्या है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड क्या है, घास का मैदान जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर चारों तरफ घास ही घास है, ठीक है। डेजर्ट एरिया है, ज़मीन है वहाँ पे भी। कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है वहाँ पे भी ज़मीन है, ठीक है। लैंड एरिया है, माउंटेन रीजन है, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे, जो हैबिटेट है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो कि किस में पाए जाते हैं, आपका वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहेंगे। जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको वाटर में मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। जैसे आपका लेक्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं और ओशियन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के, ठीक है। और यहाँ पर भी काफ़ी वेरिएशंस में आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स है, वो डिफरेंट एरिया में अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग हैबिटेट देखने को मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे आपको। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी आपको वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में मिलेगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो अदर एग्जांपल्स हैं जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है या फिर माउंटेन है, ठीक है। देन द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने रीड किया ना कि एक हैबिटेट में आपको प्लांट्स और एनिमल्स भी देखने को मिलेगा, तो क्या है, द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको हम उसका क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस अगर एक हैबिटेट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मीन्स प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं, तो उनको हम उस हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। देन द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि आपका रॉक्स है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, और इन सबको हम उस हैबिटेट का एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है। एक हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम उस हैबिटेट का बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, और एक जो हैबिटेट है अगर उस कोई भी नॉन लिविंग थिंग मिल जाती है आपको, जैसे सॉइल है, वाटर है, आपका सनलाइट है, ठीक है, एयर है, रॉक्स है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपका ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगी। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और जो लिविंग थिंग्स हैं किसी भी
हैबिटेट में उसको उसका बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, क्या है अब, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट। अब जो सनलाइट और हीट है, क्या ये बायोटिक कंपोनेंट है या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट है? तो ये क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि ये दोनों की दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, देन एज वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब जैसे हमने देखा है कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब हम क्या देखते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट है किसी भी हैबिटेट का, वो एक सीड की जर्मिनेशन पर कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, एक सीड जब ग्रो करता है तो उस पर उस हैबिटेट का जो एबायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक फैक्टर है कि आपका सोयल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, ये कैसे उस सीड की जर्मिनेशन पर, उसकी ग्रोथ पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये सारा का सारा हम एक्टिविटी 2 में करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 2 में क्या है कि आपने जो चैप्टर 4 में एक्टिविटी 7 की थी उसको आपने याद करना है कि हमने कैसे ग्राम और मेज सीड को स्प्राउट किया था। ठीक है, उनको उगाया था ना हमने, उसको पानी में भिगो के। देन when the seed turned into sprout, जब सीड स्प्राउट बन जाते हैं, ठीक है, तो इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। तो जब उनका सीड से वाइट पोर्शन निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जर्मिनेट हो गया है। ठीक है, देन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और यहीं से एक प्लांट की जो न्यू लाइफ है उसकी बिगिनिंग होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है। जब जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है, उसके स्प्राउट्स निकल जाते हैं, तो वहीं से एक प्लांट की न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है आपका, ये मूंग दाल का एग्जांपल है। तो इसमें जो ये वाइट पोर्शन निकल रहा है, ठीक है, दाल में से जो ये वाइट पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये इसके स्प्राउट्स हैं और यहीं से इसकी जर्मिनेशन, इस प्लांट की, इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आपका ये न्यू प्लांट में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देन कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। कुछ ड्राई मूंग सीड्स को आपने कलेक्ट करना है और उसके बाद 20 to 30 सीड्स को आपने साइड में रख देना है। और बाकी के जितने भी मूंग सीड्स बचे हैं उनको आपने क्या करना है, सोक द रेस्ट इन वाटर। और बाकी के जो मूंग सीड्स बचे हैं उनको आपने 1 दिन के लिए वाटर में सोक करना है, भिगो देना है। देन डिवाइड द सोक्ड सीड्स। एक तो आपने ड्राई सीड्स को आपने साइड में कर दिया था, ठीक है, और बाकी के जो सीड्स को आपने सोक किया वाटर में उनको आपने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, जो आपका स्प्राउटेड सीड्स, जो आपका सोक्ड सीड है जिसको आपने पानी में भिगोया था 1 दिन के लिए, उनको आपने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब उन 4 पार्ट को आपने कहाँ रखना है, जैसे एक पार्ट को आपने कहाँ रखना है, पूरी तरह से उसको पानी में भिगो कर रखना है 3-4 दिन के लिए। ठीक है, और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और उसके बाद देन डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दी सबमर्ज सीड्स। जो ड्राई सीड्स आपने एक साइड में रखे थे उनको भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, और साथ के साथ ये जो सबमर्ज सीड्स हैं उनको भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो सोक्ड सीड्स थे उसका सेकंड पार्ट को आपने कहाँ रखना है, एक सनी रूम में। ठीक है, जिस रूम में सनलाइट आती है उसमें आपने सेकंड पार्ट को रखना है। सोक्ड सीड के जो भिगे हुए सीड हैं उनके सेकंड पार्ट को आपने सनी रूम में रखना है। फर्स्ट पार्ट को आपने कहाँ रखा था, 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो के रखा था। ठीक है, सेकंड को आपने सनी रूम में रखा है। थर्ड को आपने कम्प्लीटली डार्क रूम में रखना है। ठीक है, जैसे कि आपका कबर्ड है जहाँ पर वाइट जो लाइट है बिल्कुल भी नहीं जाती है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं जा रही हो। देन उसके बाद जो लास्ट आपका पोर्शन बचा है उसको आपने कहाँ रखना है, बिल्कुल ठंडी जगह पे रखना है। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया तो वहाँ पर आपने उस 4th पार्ट को रखना है। एक तो आपका ड्राई सीड हो गया, ठीक है, ड्राई सीड को आपने बिल्कुल साइड में रखना है। उसके बाद सेकंड आपने क्या करना था कि सेकंड जो सोक्ड सीड थे उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एक को आपने कम्प्लीटली 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो के रख देना है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पार्ट को आपने कहाँ रखा है, आपने सनी रूम में रखा है। सेकंड पार्ट को आपने ड्राई रूम में रखा है बिल्कुल, ठीक है, और कबर्ड वगैरह में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को आपने कहाँ रखा है, आपने बिल्कुल ठंडे एरिया में। ठीक है, और अब इनकी जर्मिनेशन आपने देखनी है कि किस पार्ट में कैसी जर्मिनेशन हो रही है, किस पार्ट में जो सीड्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, देन रिंस दैम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। ठीक है, उसके बाद आपने डेली जो सीड्स हैं उनको आपने रिंस करना है, पानी से धोना है और दोबारा से उसको उसी जगह पे रखना है। उसके बाद आप क्या नोटिस करते हैं, कुछ दिनों के बाद डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली।
क्या पांचों की पांचों कंडीशन में जो सीड्स हैं वो एक ही तरह से ग्रो कर रहे हैं या उनमें कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या इनमें से कोई ऐसी पार्ट आपको देखने को मिलेगा जिसमें बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं हो रही है या फिर जो जर्मिनेशन है वो धीरे से हो रही है? तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो ड्राई सीड्स थे उनमें आपको जर्मिनेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आपका जो आपने डार्क रूम में आपने सीड्स सोक करके रखे थे, भिगो के रखे थे, उनमें जर्मिनेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सनलाइट में जो आपने रखे थे उसमें भी आपकी जो जर्मिनेशन है वो नहीं होगी। थर्ड पार्ट में हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या था, जो कोल्ड एरिया में आपने रखे थे, ठीक है, उसमें भी आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी। और फिफ्थ आपके ने क्या रखा था, जो आपने बिल्कुल पानी में 3-4 दिन के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, उनमें जर्मिनेशन होगी लेकिन उनमें जो स्मेल है वो बहुत गंदी आएगी। ठीक है, तो पांचों हो गए आपके। एक में जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होगी, सेकंड में जर्मिनेशन होगी, फिर उसके बाद आपने जो सनलाइट में रखा था उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी, कोल्ड एरिया में जो रखा था वो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी, और जो पानी में बिल्कुल भिगो के रखे थे 3-4 दिन के लिए उनमें जर्मिनेशन तो होगी लेकिन बहुत गंदी स्मेल के साथ होगी। ठीक है, देन डू यू रियलाइज दैट द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट? बिल्कुल, क्या है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी प्लांट की जो ग्रोथ होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एयर के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लाइट के बिना नहीं रह सकते। हीट के बिना नहीं रह सकते। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। क्या है, अब हमने क्या देखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ठंडे एरिया में भी सर्वाइव करते हैं और साथ के साथ बहुत गर्म एरिया में, बहुत गर्म क्लाइमेट में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा है, बिल्कुल है। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? क्या है, जो हॉट एंड कोल्ड एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी सर्वाइवल को, कि वो कैसे वहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। क्यों, कैसे रह पाएंगे? कि अभी हमने रीड किया था ऊपर कि उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशन होती है, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को सर्वाइव रखते हैं। ठीक है, क्या है कि अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। क्या है, जो अडेप्टेशन होती है ना, जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे कि जैसे कैमल है, कैमल में आपको अलग से स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि उसको डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। फिश है, फिश के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो कि उसको सी में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, उसको वहाँ पर एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो क्या है कि अडेप्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनिजम्स को उसके क्लाइमेट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, देन अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। जो अडेप्टेशन है ऐसा नहीं कि वो एकदम से बिल्कुल कम छोटे से टाइम में अडेप्टेशन हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अडेप्टेशन को होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कुछ जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उस रीजन के वो भी धीरे धीरे चेंज होते हैं। ठीक है, जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म की जो अडेप्टेशन है वो भी उन एबायोटिक फैक्टर्स के साथ बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस, जो ऑर्गेनिजम्स इन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो उसके एबायोटिक फैक्टर्स में चेंज होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इन एबायोटिक फैक्टर्स को के चेंज को नहीं अडेप्ट कर पाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो उन चेंजेस हुए हैं एबायोटिक फैक्टर्स में, उन चेंजेस को जो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट कर लेते हैं वो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, एंड दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट। और इसी वजह से अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलती है। देन लेट अस लुक एट सम हैबिटेट। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कुछ हैबिटेट हम देखने, हमें अलग अलग हैबिटेट हमने जो अभी तक देखे हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है या फिर एक्वेटिक हैबिटेट है, ये सारे के सारे जो हैबिटेट हैं एनिमल्स के, इन सब हैबिटेट को हम 1 बाय 1 अब रीड करेंगे। ठीक है, अब ये एक बीच में छोटा सा बॉक्स आपका रह गया था, ये भी देख लेते हैं। There are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surrounding। क्या है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं।
ठीक है, जो कि इसको कुछ टाइम के लिए दूसरे इन्वायरमेंट में या दूसरी सराउंडिंग में इसको एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपका एक इंस्टेंस इन्होंने बताया है, इफ़ वी लाइव इन अ प्लेन, अगर हम प्लेन एरिया में रहते हैं और सडनली हमें हाई माउंटेन में एरिया में हमें जाना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, वी में एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो हमें उस माउंटेन एरिया में जाने के बाद हमें सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे कुछ दिनों के लिए, जिससे कि हमें जल्दी जल्दी सांस आ सके। ठीक है, वी नीड टू ब्रीथ फास्टर, ठीक है, हमें जल्दी सांस लेना पड़ेगा। एंड कब लेना पड़ेगा, जब हम हाई माउंटेन एरिया में जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, कुछ दिनों के बाद ये हमारी आदत में आ जाएगा। ठीक है, अवर बॉडी एडजस्ट, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वहाँ पर उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है माउंटेन एरिया में, जो उसके लिए एकदम से चेंज हो गया था। देन और इस कंडीशन में जो हाई माउंटेन कंडीशन है, उस कंडीशन में उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। देन सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉडी फॉर ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड, क्या है, कुछ जो चेंजेस हैं, कुछ जो छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स, जिससे कि उसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको कम किया जा सके ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग, क्योंकि उसका सराउंडिंग चेंज हुआ है, क्योंकि उसका जो आसपास का एरिया है वो चेंज हुआ है। तो ऐसी इस तरह की जो कंडीशन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन इसको हम बोलेंगे, क्योंकि उसको शॉर्ट टाइम के लिए अपनी जो अपने आप को उसने शॉर्ट टाइम के लिए उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्लेमेटाइजेशन। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम अडेप्टेशन, क्योंकि अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन एक लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलती है, उसके एबायोटिक फैक्टर्स में चेंज होगा तभी उस ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस ऑर्गेनिज्म ने जो है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को एडजस्ट किया है। ठीक है, जिसको हम एक्लेमेटाइजेशन कहेंगे। और जो अडेप्टेशन है दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, जो अडेप्टेशन है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक चलती है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो उसके सराउंडिंग में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाता है। लेकिन एक्लेमेटाइजेशन क्या है, ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को उस सराउंडिंग में अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यही दोनों में डिफरेंस है कि जो एक्लेमेटाइजेशन है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ चेंज के में होता है, और जो अडेप्टेशन है उसको लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है अपने आप को एडजस्ट करने में। ठीक है।